मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक पुलिस स्टेशन है म्याना। 21 जून की बात है ये, 21 जून 2026 की सुबह सुबह म्याना पुलिस को किसी ने फोन किया और फोन करके ये बताया कि हनुमान मंदिर के पास एक मकान से काफी तेज बदबू आ रही है और ये बदबू पिछले कई दिनों से आ रही है। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है, अदरवाइज किसी मकान से तेज बदबू आने का सवाल नहीं उठता। पुलिस ने पूछा कि भाई क्या मकान में कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दरवाजे पर दस्तक देने से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो पुलिस को यह बताया गया कि नहीं नहीं, मकान में तो बाहर से ताला लग रहा है लेकिन अंदर से बदबू आ रही है। अब पुलिस और सोच में पड़ गई और इसी के साथ म्याना पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची। जिस मकान के बारे में आसपास के लोग पुलिस से शिकायत कर रहे थे वो मकान ओम प्रकाश शर्मा नाम के 57 साल के एक आदमी का था। ओम प्रकाश शर्मा यहां अक्सर अकेले ही रहा करते थे, परिवार के बाकी लोग उनके साथ यहां नहीं रहते थे, लेकिन हां उनकी एक लिव इन पार्टनर जरूर इस मकान में आया जाया करती थी और कई बार वो यहां कई दिनों के लिए रुक भी जाती थी। अब पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि ओम प्रकाश जो है वो एक आइसोलेटेड जिंदगी जी रहे थे, जो इस मकान में रहते हैं और उनके बच्चे और परिवार के बाकी लोग उनके साथ नहीं रहते हैं। तो पुलिस को जब ये बात समझ में आई तो पुलिस ने आसपास के लोगों से भी और जानकारी जुटाई और उसके बाद मकान का ताला तोड़ दिया, ये देखने के लिए कि आखिर इस बदबू की वजह क्या है। लेकिन जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, वही हुआ। मकान का ताला तोड़ते ही अंदर से बहुत तेज बदबू का एक झोंका सा आया, भभका सा आया और सारे लोग पीछे हट गए। पुलिस के पास पीछे हटने का विकल्प था नहीं, उन्हें तफ्तीश करनी थी, सीन ऑफ क्राइम को देखना था, समझना था। तो पुलिस अंदर गई। सामने ही कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस को समझ में आ गया कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी 57 साल के ओम प्रकाश शर्मा की है जो यहां पर रहते हैं। अब उस लाश को पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा, उसकी तस्वीरें क्लिक करवाई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया मौके पर और इसके बाद पुलिस ने उस लाश को बरामद कर लिया। इस बीच ओम प्रकाश शर्मा के जो बाकी के नाते रिश्तेदार हैं, जो बेशक वहां नहीं रहते थे लेकिन दूर में कहीं और इस जगह से अलग कहीं रहते थे, उनको पुलिस ने ट्रेस किया, उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बुलाया गया। वो सारे लोग पहुंचे और उन्होंने ओम प्रकाश शर्मा की लाश देखी और चूंकि लाश की हालत ऐसी तो थी नहीं कि वो पहचान पाते, लेकिन चूंकि घर ही ओम प्रकाश का था और लाश उनकी घर के अंदर पड़ी हुई थी और एज ग्रुप तकरीबन वही लग रहा था, तो ये बात समझ में आ गई कि ये बॉडी हो ना हो ओम प्रकाश शर्मा की ही है। पुलिस ने उस शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसे ओम प्रकाश के रिश्तेदारों के हवाले कर दिया ताकि वो उसका अंतिम संस्कार करें। रिश्तेदार शव ले गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब बंद मकान के अंदर जहां बाहर से ताला लगा हुआ हो, अंदर किसी की लाश पड़ी हो, तो जाहिर है ये मामला नॉर्मल डेथ का तो था नहीं, मर्डर केस का ही था। तो पुलिस इस केस की जांच के लिए दूसरे दिन फिर से वहां मौके पर पहुंची। इससे पहले पुलिस ने उस मकान में एक दूसरा ताला लगा दिया था और उस मकान को एक तरह से सीन ऑफ क्राइम मानते हुए, बताते हुए उसे सील कर दिया था ताकि कोई छेड़छाड़ न करे। अब दूसरे दिन जब पुलिस की टीम उस मकान में पहुंची तो जो बदबू है वो बदबू थोड़ी कम होनी चाहिए थी। उसकी सीधी सी वजह है कि मकान में जो भी लाश पड़ी थी उस लाश को तो उन्होंने हटा दिया था, तो ऐसे में उस मकान से बदबू नहीं आनी चाहिए थी और अगर आती भी तो कम आनी चाहिए थी। लेकिन जब पुलिस की टीम ने दूसरे दिन पहुंचकर वहां ताला खोला तो अंदर से फिर से वैसी ही बदबू पुलिसकर्मियों को महसूस हुई। इस बार पुलिस वाले सोच में पड़ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। लेकिन पहले दिन जब पुलिस वहां पहुंची थी तो पुलिस ने उस पूरे मकान को बहुत बारीकी से देखा नहीं था और न ही उसकी छानबीन की थी। जिस कमरे में लाश पड़ी थी, जिसे आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं, पुलिस ने उसी कमरे को देखा था, लाश रिकवर की थी, आसपास का मुआयना किया था और पुलिस की टीम वहां से चली गई थी। लेकिन दूसरे दिन जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने यह गौर किया, यह नोटिस किया कि उस मकान के अंदर जो बाकी के एक दो और कमरे हैं उन कमरों में भी ताला लटक रहा है। ऐसे में पुलिस ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और वो कमरा इंटैक्ट था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसा कमरा था जिसमें ताला लटक रहा था। पुलिस ने उस कमरे के ताले को भी तोड़ दिया क्योंकि पुलिस के पास उस ताले की चाबी तो थी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इस कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी वजह यह थी कि अंदर दो और लाशें पड़ी हुई थी। जी हां, 21 जून को एक लाश उस मकान के अंदर से बरामद हुई थी और 22 जून को जब पुलिस की टीम दोबारा इस मामले की तफ्तीश करने के लिए वहां पहुंची तो पुलिस को अंदर दो लाशें और मिली और इन लाशों में एक लाश एक महिला की थी और दूसरी एक पुरुष की। पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि भाई ये कौन लोग हैं और ये लाशें किसकी है। ओम प्रकाश के मकान में ये बाकी के दो लोग कौन हैं।
एक लाश को लेकर पुलिस के मन में थोड़ा तो क्लू था और पुलिस को थोड़ा तो आइडिया था कि ये दूसरी लाश हो सकती है, जो खासकर जो महिला की लाश है वो ओम प्रकाश की लिव इन पार्टनर की हो, जिसके बारे में पुलिस को अब तक जानकारी मिल चुकी थी। इस महिला का नाम था विंदा बाई। तो पुलिस को लगने लगा कि ये लाश विंदा बाई की हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस ने विंदा बाई का जो परिवार है उससे संपर्क किया और विंदा बाई के बेटे को बुलाया। विंदा बाई का बेटा तकरीबन 27 साल का, एक 27 नहीं बल्कि 32 साल का एक नौजवान था और उसे पुलिस ने मौके पर बुलाया और कहा कि एक बार आप देखो ध्यान से कि कहीं ये आपकी माता की लाश तो नहीं है। अब हत्या जाहिर है एक ही साथ हुई होगी। 21 जून को पुलिस ने पहली बॉडी डिस्कवर की, 22 जून को बाकी के 2 शव डिस्कवर किए और लाशों की हालत ऐसी थी जिन्हें देखकर लगता था कि कई रोज़ पहले हत्या हुई है। तो ऐसे में इस लाश की हालत भी ऐसी थी जिसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो शव पर जो कपड़े थे और जो कुछ जेवरात वगैरह थे उन्हें देखकर विंदा बाई के बेटे ने यह पहचान लिया कि हाँ, ये लाश उसकी माँ की ही है। ऐसे भी विंदा बाई चूंकि ओम प्रकाश के साथ ही रहती थी, उनका आना जाना यहाँ लगा रहता था, तो इसीलिए विंदा बाई के शव को पहचानने में उसके बेटे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब इस तरह से पुलिस ने 2 लाशों की तो पहचान कर ली थी। अब सवाल था कि ये तीसरी लाश किसकी है। पुलिस इस सोच में पड़ गई। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, ओम प्रकाश के जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ हुई, यहाँ तक कि जो विंदा बाई है उनके बेटों से भी पूछा गया कि भाई ये तीसरी लाश किसकी है, आपको क्या लगता है। तो कोई भी उस तीसरी लाश के बारे में बता नहीं पाया और कोई भी उस लाश को पहचान भी नहीं पाया। ऐसे में पुलिस ने और जब जानकारी जुटाई, इधर उधर से पूछताछ की, तो पता चला कि ओम प्रकाश के मकान में विंदा बाई तो खैर आती ही थी, रहती भी थी, लेकिन साथ ही इनका एक और दोस्त था रामकिशन जाटव, उसका भी बहुत फ्रिक्वेंटली ओम प्रकाश के मकान में आना जाना था और ये तीनों कई बार कई दिनों तक साथ रहते थे। पुलिस को जब रामकिशन जाटव के बारे में पता चला तो फिर पुलिस ने रामकिशन जाटव के घर वालों को बुला भेजा और कहा कि ये लाश देखिए और बताइए कि ये शव रामकिशन जाटव का ही है या नहीं। घर वालों ने शव को देखा, हालत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन देखते ही उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शव जो है रामकिशन जी का बिल्कुल भी नहीं है। अब पुलिस और सोच में पड़ गई कि भाई जो तीसरा आदमी था उस पर जो हम शक कर रहे थे कि ये उसकी लाश हो सकती है, घर वाले मना कर रहे हैं, अब ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है। अब चैलेंज ये भी था कि जब तक इन मरने वालों की पहचान न हो तब तक तफ्तीश आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, कौन सी कहानी, कौन सी मोटिव की बात पता चले और कैसे पूछताछ हो, कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ऐसे में पुलिस के पास चैलेंज तो यही था कि पहले मरने वालों की पहचान क्लियर हो जाए। रामकिशन जाटव के घर वालों ने तीसरे शव को रामकिशन का शव होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने फिर से ओम प्रकाश के घर वालों को बुलाया और उनसे पूछताछ की और उनसे कहा कि इस लाश को भी एक बार बारीकी से देखिए, कहीं आपके ही किसी रिश्तेदार की लाश तो नहीं है। तो इस बार जब ओम प्रकाश के घर वालों ने इस शव को देखा, जिसे रामकिशन जाटव का शव समझा जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब यही लाश ओम प्रकाश जी की है। अब पुलिस वाले और सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ओम प्रकाश का शव तो हमने कल ही बरामद किया था, आपने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, अब आप कह रहे हैं कि ये लाश ओम प्रकाश जी की है, ऐसा कैसे। तो ओम प्रकाश के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इनके गले में ये जो चांदी की चेन है, ये चेन ओम प्रकाश जी के गले में ही होती थी और जिस तरह से शव की हालत है वो बिल्कुल बता रही है कि ये चेन जिस तरह से उनके गले में पड़ी है, ये शव जो है ओम प्रकाश जी का है। अब जो अंडरगारमेंट्स थे और जो दूसरे बिलोंगिंग्स थे उन्हें देखकर भी ओम प्रकाश के घर वालों ने यह दावा किया कि ये शव ओम प्रकाश जी का ही है और वो 100% श्योर है। पुलिस ने पूछा कि कल जिस शव को आप ओम प्रकाश का शव बताकर ले गए थे फिर वो किसकी लाश थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें पहचानने में तो दिक्कत हो ही रही थी, आपने बताया कि ओम प्रकाश की लाश है और बहुत बुरी तरह सड़ी गली हालत में थी, तो हमने ये मान लिया कि ओम प्रकाश की लाश है, लेकिन हमें कोई ऐसा निशान या कुछ ऐसा उस बॉडी पे नहीं मिला था, लेकिन इस बॉडी पे वो निशान मौजूद है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये शव ओम प्रकाश का है। इतने दिनों तक, इतने दिन तो नहीं, मतलब इतने घंटों तक उलझन में जो पुलिस थी उसे अब जाकर पूरा मामला क्लियर हुआ। उसे समझ में आया कि बंद कमरे के अंदर 22 जून को जो 2 लाशें मिली उनमें एक लाश विंदा बाई की थी और दूसरी लाश उनके लिव इन पार्टनर और इस मकान के मालिक ओम प्रकाश शर्मा की है। अब सवाल है कि पहली जो लाश मिली थी जिसका अंतिम संस्कार हो गया था वो किसकी है, तो उसका जवाब यह है कि वो शव रामकिशन जाटव का था, जिसके बारे में रामकिशन जाटव के घर वालों को पहले दिन तो जानकारी ही नहीं मिली और उस शव का अंतिम संस्कार, रामकिशन जाटव के शव का अंतिम संस्कार ओम प्रकाश का शव मानकर ओम प्रकाश के परिवार वालों ने कर दिया था। इस तरह से इस पूरे मामले में शव की बरामदगी अपने आप में एक पहेली थी, जिस पहेली को पुलिस किसी तरह सुलझाने में कामयाब हुई और 2 से 3 दिन इस मामले को सॉल्व करने में पुलिस को लगे। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन तीन लोगों का
इस मकान के अंदर किसने कत्ल किया और किसी की इनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो इस मामले की अब पुलिस को तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, कैमरे हैं, सब पुलिस ने खंगालने शुरू किए। ऐसे ही तफ्तीश होती है। तो ज़्यादातर कैमरों में कोई भी फुटेज, कोई भी संदिग्ध, किसी की आमोदरफ्त यानी आने जाने का कोई भी एविडेंस नहीं था। एक कैमरे में इत्तेफाक से एक संदिग्ध नौजवान 18 जून की शाम को, यानी 21 जून को ये बॉडी सबसे पहले बरामद हुई थी, उससे कुछ दिन पहले 18 जून की शाम को एक संदिग्ध नौजवान शाम के वक्त उस मकान की तरफ जाता हुआ दिखा। पुलिस ने इस नौजवान की पहचान पता करने की शुरुआत की और जब उसकी पहचान पता की गई तो पता चला कि यह संदिग्ध नौजवान सुरेंद्र जाटव है, जिसकी उम्र है 27 साल। और ये सुरेंद्र जाटव असल में विंदा बाई का भांजा है, उसकी बहन का बेटा है, यानी सुरेंद्र जाटव की मौसी विंदा बाई है। अब सुरेंद्र जाटव को 18 जून को इस मकान की तरफ आते हुए देखा गया एक सीसीटीवी फुटेज में। यही एक छोटा सा क्लिप पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने सुरेंद्र जाटव को पिक कर लिया, उठा लिया और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की। उसने पुलिस वालों से अपनी बेगुनाही की दलील देने की शुरुआत की और कहा कि नहीं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो इधर आया ही नहीं। उसे नहीं पता था कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुका है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो कोशिश की ही होगी कि वो कैमरे में ना आए। लेकिन पुलिस ने जब बताया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और तुम तो खैर थे ही, तुम्हारे साथ और भी लोग थे, बताओ कौन था, तो वो टूटने के लिए या पुलिस को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। अब पुलिस विंदाबाई के बेटे को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहती थी, जिसका नाम है सीताराम जाटव। सीताराम जाटव को भी बुलाया गया और उससे भी इस घटना को लेकर पूछताछ शुरू की गई। सीताराम के चेहरे पर अपनी मां की मौत का कोई ज़्यादा गम नहीं था। पुलिस को यह देखकर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने सीताराम से भी पूछताछ की तो उसने भी अनभिज्ञता जताई और कहा कि उसे नहीं पता कि किसने यह हत्याएं की है। वो तो खुद बहुत दुखी है कि उसकी मां की मौत हो गई है, लेकिन दुखी जुबान से बेशक बोल रहा था, चेहरे से दुखी नहीं लग रहा था। अब पुलिस ने सीताराम और सुरेंद्र, जो दोनों आपस में कज़न लगते हैं, इनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की और सख्ती से पूछताछ शुरू की। जब इनसे अलग अलग पूछताछ हुई तो दोनों की बेगुनाही की कहानी में डिस्क्रिपेंसी नजर आई, झोल नजर आई। अब पुलिस ने जब दोनों का आमना सामना किया तो दोनों टूट गए, क्योंकि दोनों को यह लग रहा था कि उसने मेरी पोल खोल दी है और इसे लग रहा था कि सामने वाले ने मेरी पोल खोल दी है। तो दोनों को एक दूसरे पर अविश्वास सा होने लगा था। अब दोनों ने बिट्स एंड पीसेस में यह कबूल करना शुरू किया कि इन तीनों घटनाओं को उन्होंने ही अंजाम दिया है। पूछताछ जब आगे बढ़ी तो पता चला कि एक और भी था, तीसरा शख्स जो इनका दोस्त है, जानने वाला है, उसने भी इस घटना को अंजाम देने में उनकी मदद की। पुलिस ने पूछा कि कैसे हत्या की और क्यों की, तो कैसे का जवाब सबसे पहले आया। उन्होंने ये बताया कि 18 जून की रात को वो पूरी प्लानिंग से यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले वो तीसरा शख्स, जिसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका था, वो आदमी इनके घर पहुँचा। वो भी इन दोनों परिवारों का नोन था, यानी ओम प्रकाश का भी जानकार था और विंदाबाई का भी मिलने वाला था। तो वो नौजवान, वो आदमी इनके घर पहुंचा। वो शराब के नशे में धुत था और उन्होंने आकर देखा कि घर में 3 लोग हैं, ओम प्रकाश शर्मा है, विंदाबाई है और उनका दोस्त रामकिशन जाटव भी है। ये लोग भी शराब पी रहे थे। तो वो तीसरा आदमी आया तो 4 लोग हुए, चारों शराब पीने लगे। और इसी बीच एक एक करके सुरेंद्र जाटव और विंदाबाई का बेटा सीताराम जाटव भी वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने भी वहाँ बैठकर शराब पीने की शुरुआत कर दी। यानी घर में 6 लोग थे और सभी के सभी 6 लोग शराब पी रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इन 6 लोगों में एक ऐसी महिला थी जो किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन टुगेदर में रहती थी और उसका बेटा भी इन शराब पीने पिलाने वाले लोगों में शामिल था, यानी सीताराम। और मामला कुछ यूं था कि सीताराम को अपनी मां के इस रिलेशन से, विवाहेतर संबंध से बड़ी शिकायत थी, क्योंकि समाज में लोग तरह तरह की बातें करते थे। जिस तरह से हमारा भारतीय समाज है, इन चीज़ों को अच्छा तो माना नहीं जाता, तो बहुत ताने इनको सुनने पड़ते थे और इन चीज़ों से सीताराम बहुत परेशान होता था। सीताराम की पत्नी भी उसे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी कि सीताराम की मां किसी और आदमी के साथ लिव इन में रहती है। सीताराम ने ओम प्रकाश को कई बार समझाया था, अपनी मां को भी कई बार समझाया था, लेकिन दोनों इस रिलेशनशिप से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और जो दोस्त था, तीसरा आदमी रामकिशन जाटव, वो भी इन दोनों का साथ दिया करता था। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश, रामकिशन और विंदाबाई, इन तीनों से घर में आए उन तीनों लोगों को सख्त शिकायत थी, खुंदक थी। और इसी खुंदक में वो पूरी प्लानिंग के साथ 18 जून की रात को वहां पहुंचे थे। सबसे पहले इन सारे लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद इन्होंने ओम प्रकाश और विंदाबाई से झगड़े की शुरुआत कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो दोनों नाराज हो गए, जो कपल था लिव इन टुगेदर वाला, और वो अपने कमरे में चले गए और उन्होंने कमरा जो है उसको बंद कर लिया।
बाहर रामकिशन जाटव बाहर वाले कमरे में बैठा हुआ था और उसके साथ बाकी तीनों लोग बहस में उलझे हुए थे। ये सिलसिला चलता रहा। अचानक गुस्से में सीताराम और सुरेंद्र जाटव उठे और उठने के बाद ये लोग अंदर के कमरे में गए जहां विंदाबाई और ओम प्रकाश मौजूद थे। जब वो उस कमरे में पहुंचे और उन्होंने धक्का देकर उस दरवाजे को खोला तो अंदर उन्होंने देखा कि विंदाबाई और ओम प्रकाश जाटव नशे की हालत में बाहर के कमरे में झगड़ा हो रहा है। वो अंदर दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और एक दूसरे के करीब आ चुके थे। ये देखकर विंदाबाई के बेटे सीताराम से रहा नहीं गया। उसने गला घोंटकर पहले विंदाबाई की हत्या की और ओम प्रकाश ने जब इसका प्रतिकार करने की कोशिश की, विरोध करने का कोशिश किया, तो उसे सुरेंद्र जाटव जो विंदाबाई का भांजा है उसने संभाल लिया और फिर उसने ओम प्रकाश की हत्या कर दी। इस तरह इन दोनों ने मिलकर उस कमरे में बंद लिव इन पार्टनर्स की हत्या कर दी, ओम प्रकाश की और विंदाबाई की। तब तक जब अंदर हत्या हो रही थी तो बाहर के कमरे में जो लोग मौजूद थे, सीताराम और वो तीसरा कातिल, उनको समझ में आ गया कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब ये लोग अंदर के कमरे की तरफ गए। जब अंदर के कमरे की तरफ गए तब तक वो निढाल हो चुके थे दोनों लोग। फिर तीनों ने मिलकर इस रामकिशन जाटव नाम के आदमी को, जो कि ओम प्रकाश और विंदाबाई का दोस्त था, उसे काबू किया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह से एक एक करके 3 लोगों की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की और वो तीनों मौके से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने अंदर वाले कमरे में भी ताला लगा दिया और जो बाहर का कमरा था, ड्राइंग रूम या मेन गेट जो था, मेन दरवाज़ा था, वहाँ भी ताला लगा दिया और वहाँ से फरार हो गए। चूँकि वो प्लान करके आए थे तो उन्होंने भरसक अपने आप को सीसीटीवी कैमरों से बचाने की कोशिश की थी। इस कोशिश में 2 लोग तो कामयाब रहे, लेकिन जो सुरेंद्र जाटव है वो शायद एक पर्टिकुलर कैमरे में उसका एक ग्लिम्स, एक झलक कैप्चर हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पहचान लिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। यहाँ एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीर कैद नहीं भी होती तो भी इस तरह के मामले में जहाँ पर एक कपल का शव मिल रहा हो और शव पर पूरे कपड़े न हों, बंद कमरे में मिल रहा हो, बाहर के कमरे में एक और आदमी हो और ऐसा कपल जो हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लिव इन टुगेदर में रहने वाला कपल हो और दोनों का अपना परिवार हो, महिला का तो भरा पूरा संसार हो, बेटे की शादी हो गई हो, घर में बहू हो, तो इस तरह के मामलों में जब ऐसी कोई हत्या की घटना होती है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्राइम ही आमतौर पर देखने सुनने को मिलता है। ये मामला भी ऐसा ही था। तो पुलिस को हिंट तो खैर मिल चुका था कि इस मर्डर के पीछे इन्हीं के परिवार के लोगों का हाथ हो सकता है, जिनको शायद इनके रिलेशनशिप से नाराज़गी हो। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज कैद हुई उससे पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में थोड़ी सुविधा हुई। जो लोग ये मानकर चल रहे हैं या सोचते होंगे कि सीसीटीवी में कैद नहीं होता तो शायद नहीं पकड़े जाते, तो ऐसा नहीं है। मोटिव का अंदाज़ा भी पुलिस को होता है, तो सूनर और लेटर इस मामले का खुलासा ज़रूर होता और जो गुनहगार है वो भी ज़रूर पकड़े जाते। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। 3 लाशों की मिस्ट्री में पुलिस कैसे उलझी और कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, ये देखने समझने की बात है।